रिटायर्ड या अपना जज नामंजूर, कमीशन चीफ जस्टिस की सरबराही में बनाया जाए। इमरान खान अपने मुतालबे पर डट गए, हुकूमत भी सर जोड़कर बैठ गई, अहम फैसले कर लिए। शहरियार नियाजी के दावों ने हलचल मचा दी। साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक ने बरतानवी हाई कमीशन को खत लिख दिया, मुत्तहिदा भी 7 दिन इंतजार करने को तैयार नहीं। शहरियार नियाजी से शवाहिद सामने लाने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफा कमाल ने एमक्यूएम पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। सियासी तनाव के साथ साथ लहजों में तलखी बढ़ रही है। मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार में एहतराम का रिश्ता खत्म होता जा रहा है। मुस्तफा कमाल की फारूक सत्तार पर पहली दफा सख्त तनकीद। पीपल्स पार्टी के वतन वापस पहुंचने वाले रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल से रेंजर्स की 7 से जायद घंटों तक तफ्तीश, घर जाने की मशरूत इजाजत। कादिर पटेल से रेंजर्स की पूछगछ। आने वाले दिन पीपल्स पार्टी के लिए कड़ा इम्तिहान बन सकते हैं। इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक मुमताज कादरी के चहलुम की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। वफाक ने इंक्वायरी रिपोर्ट में इस्लामाबाद धरने की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस और रावलपिंडी इंतजामिया पर डाल दी। दोबारा ऐसी सूरत हाल ना हो। F9 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुकूमत के लिए नया चैलेंज बन सकता है। और छोटा सा छोटू गैंग पंजाब हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। राजनपुर में 17 रोज बाद भी सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी नफरी डाकुओं के टोले को पसपा नहीं कर सकी। ऑपरेशन बंद ना किया तो मगवियों को कत्ल कर देंगे, छोटू गैंग की धमकी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। प्रोग्राम का आगाज पानामा लीक्स के मामले से, जिस मामले में अब फाइनली हुकूमत की टीम बगैर मियां नवाज शरीफ के सर जोड़कर बैठी। इसाक डार साहब हों, साद रफीक साहब हों या फिर मरियम नवाज साहिबा हों, इन सब ने सर जोड़कर कुछ फैसले किए हैं। वो फैसले क्या हैं? पहली दफा साद रफीक साहब, जिनका मौकफ अभी तक वाज़ेह तौर पर नहीं सामने आया था, वो क्या समझते हैं, उनसे बात करेंगे। गूंज इस्लामाबाद से लेकर लंदन तक पहुंची हुई है इस मामले की। वजीर आजम नवाज शरीफ के बाद चौधरी निसार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान भी लंदन पहुंच गए। कुछ सीटों के फासले से इमरान खान और चौधरी निसार लंदन पहुंचे, एक ही जहाज में थे। इमरान खान ने यह भी कंफर्म कर दिया कि जहाज में बात हुई जलसे के हवाले से। इमरान खान ने लंदन पहुंचकर भी चीफ जस्टिस की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन का मुतालबा दोहराया। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और चीफ जस्टिस के नीचे हो, उसके अंदर इन्वेस्टिगेटर्स हो और इंशाल्लाह हम भी उनकी मदद करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ 3 कम से कम इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव कंपनीज जो कि स्पेसिफिकली काम करती हैं व्हाइट कॉलर क्राइम में और ऑफशोर अकाउंट्स में, हम भी मदद करेंगे उनकी। लेकिन ये नहीं होगा कि इतनी बड़ी चीजें सामने आई हैं प्राइम मिनिस्टर और उनके फैमिली के ऊपर और हम चुप करके आराम से बैठ के, ये अगर ये किसी का ख्याल है कि कोई अपना जज, रिटायर्ड जज बिठा के और हम उसकी बात मान लेंगे, ऐसे नहीं होगा। और खान साहब ने यह भी कहा कि जलसा हम F9 पार्क में ही करेंगे इस्लामाबाद में। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में वजीर आजम हाउस में आज वफाकी वजीर खजाना इसाक डार, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की मुश्तरका सरबराही में नून लीग के सीनियर रहनुमाओं का अहम इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए और वजीर आजम और उनके अहले खाना के भरपूर दिफा का अज़म जाहिर किया गया। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर ओपोजिशन जमातों से राबतों में मसरूफ हैं। एतजाज हसन ने एक अहम बात की। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ करीब होंगी। किस तरीके से करीब होंगी? खान साहब करप्शन के खिलाफ, बैरून मुल्क असासों के खिलाफ अगर मुहिम चलाएंगे तो पीपल्स पार्टी को साथ मिलाकर कैसे चलाएंगे? आज वजीर आजम हाउस में इस इजलास में वजीर आजम की साहबजादी, जैसे कि हमने बताया, मरियम नवाज भी मौजूद थी और इस फैसला साज इजलास में वफाकी वजीर रेलवे साद रफीक भी मौजूद थे, जो इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। साद रफीक साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हमने हुसैन नवाज से पूछा, उसके बाद मुख्तलिफ वुज़रा से पूछा। आज जब आप जैसी शख्सियत भी इजलास में मौजूद हों,
इसहाक डार साहब भी हों तो सर उसके बाद तो तवक्को थी कि आप इजलास के बाद बाहर आते, मीडिया से गुफ्तगू करते, डॉक्यूमेंट सारे सामने रखते, एक पैसा पाकिस्तान से बाहर गया या नहीं गया, गया तो कैसे गया, कितना हुसैन नवाज ने कमाया, किस तरह कमाया, और मामला सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी करते और खत्म कर देते। आज भी ऐसा नहीं हुआ। क्या वजह है कि ऐसा नहीं हुआ? क्यों ये सारी साजिशी नजरियों को खत्म नहीं कर रहे अगर आपके बकौल, नून लीग के बकौल वो साजिशी नजरिए? शाहजेब साहब, गुजारिश ये है कि हमारा ताल्लुक मियां नवाज शरीफ साहब के साथ सियासत का ताल्लुक है। उनका बिजनेस क्या है और उसकी तफसीलात क्या है उसका हमें इल्म नहीं होता। जब ये पानामा लीक्स का मामला आया तो हम में से बहुत से लोग मीडिया पर नहीं आए, मेरे समेत, कि जब तक हमें पूरी मालूमात ना हो हम मीडिया पर कैसे आए। और जिस बात पर आप खुद कन्विंस नहीं हो वो बात आप लोगों को बता नहीं सकते जिसका पूरी तरह पता ना हो और आप कन्विंस ना हो। सो आज मैं इस हवाले से पहली बार मीडिया पे बात कर रहा हूं, तो उसकी वजह यह है कि अब हमारे पास कुछ तफसीलात हैं। पहली बात, हसन नवाज शरीफ और हुसैन नवाज शरीफ की जो ऑफशोर कंपनीज हैं उनके लिए पाकिस्तान से कोई पैसा बाहर नहीं गया। ये बात हमें बताई गई है और हम अब जिम्मेदारी से मीडिया के जरिए पाकिस्तानी कौम को आगाह कर रहे हैं। और जब इसकी इंक्वायरी होगी जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं और हमें इंक्वायरी कमीशन बनाने नहीं दिया जा रहा, तो हसन नवाज साहब और हुसैन नवाज साहब तलब किए जाने पर पेश भी होंगे और अपने अपने सबूत भी हमरा लेके आएंगे। हालांकि वो 1999 के बाद से अपना कारोबार बैरून मुल्क करते हैं, क्योंकि 8-9 साल की एग्जाइल थी और उस एग्जाइल में उन्हें कोई ना कोई काम करना था। लेकिन चूंकि वो वजीर आजम पाकिस्तान के साहिबजादगान है, इसलिए इखलाकी तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि अगर वो मुल्क से बाहर भी कोई कारोबार कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान से कोई पैसा बाहर नहीं भी गया, तो भी अगर पाकिस्तानी कौम जानना चाहे तो वो आके इंक्वायरी कमीशन में बताएं कि उनके पास जो उनकी कमाई है वो कहां से आई है और उन कंपनियों का बुनियादी सरमाया उन्होंने कैसे मुहैया किया। ये बुनियादी तौर पे हुसैन नवाज और हसन नवाज की जिम्मेदारी, और वो ये जिम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार है। ये तो इंक्वायरी कमीशन वाली आप बात करें ना, मैं कह रहा हूं कि जब आप जैसी शख्सियत, जैसे फॉर एग्जांपल आप उन वुज़रा में से हैं जिनकी कारकर्दगी बेहतर है, रेलवे के हालात आपके दौर में बेहतर हुए हैं। अब अगर कल को एक इल्जाम लगे कि जी फला जो डील थी उसमें जो डब्बे इंजन वगैरह खरीदे गए उसमें करप्शन हुई, तो कल को आप अगर ये कहेंगे कि मैं इंक्वायरी कमीशन बना दें, मैं उसके सामने पेश होने को तैयार हूं, तो साद रफीक साहब आपकी शख्सियत को जानते हुए साफ सुथरा होगा मामला, तो आप कहेंगे ना ये देखे कागजात, ये सब का सब झूठ, मेरे ऊपर इल्जाम झूठ। अब हुकूमती वुज़रा जब शौकत खानम पर इल्जाम लगाना हो तो वो मीडिया पर लगाकर करते हैं, अपना दिफा करना हो तो कहते हैं इंक्वायरी कमीशन के सामने मामला आके पेश हो जाएगा। इसका भी सारा का सारा हुसैन और हुसैन नवाज के सारे सबूत रख देते, उन्हें भी बुला के कहते जी ये मीडिया के सामने और मामला खत्म कर देते। शाहजेब साहब, इस पे हमारा नुक्ता नजर मुख्तलिफ है। हम ये समझते हैं कि मीडिया का काम है चीजों को उजागर करना, आपका हक है कि आप सवालात पूछें, लेकिन इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेट करना और अपने सबूत लेके जाना जिस पर इल्जाम लगे वो उसका काम है कि वो मुतल्लका फोरम पे जाए। बुरा ना मानिएगा, प्रॉपर फोरम अदालत है और उसके लिए मुझे इजाजत दें, 1 मिनट में मैं बात करूंगा मुकम्मल अपनी, कि हुकूमत पानामा लीक्स के इशू पर गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इंक्वायरी करवाने के लिए तैयार है। एक मुकम्मल गैर जानिबदार और बाइख्तियार इंक्वायरी कमीशन हम तश्कील देना चाहते हैं। TOR उसके तैयार हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने इमरान खान और बाज लोगों ने उसमें गंद डाल दिया है। और गंद ये डाल दिया है कि इन्होंने, जब हमने पिछला इंक्वायरी कमीशन बनाया था तो चीफ जस्टिस उस वक्त के नासरुल मुल्क साहब, उन पर पहले कॉन्फिडेंस का इजहार किया, जब फैसला खिलाफ आया इन्होंने जजेस की बैशिंग की। अब जो रिटायर्ड जजेस थे, 5 नाम है, ये पांचों आला शोहरत के हामिल रिटायर्ड जजेस हैं, पांचों बारी बारी माजरत कर चुके हैं क्योंकि कोई शख्स इनके हाथों अपनी गत बनवाने के लिए तैयार नहीं है। और जहां तक सर्विंग जज का ताल्लुक है शाहजेब साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन मीडिया की शह सुर्खियों में आ चुकी है और लगता यह है कि जुडिशरी भी इस झमेले में पड़ने को तैयार नहीं है। हो सकता है हुकूमत ने उन्हें दरखास्त भी की हो। ये आप कह रहे हैं हो सकता है उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त भी, क्योंकि जो स्टेटमेंट थी वो इस हवाले से जरूरी थी कि हमारा ये काम नहीं है कि हम कमीशन बनाएं। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत से खुद अदालत ने कहा है कि जी हमें ना लिखिएगा, हमें इस मामले में ना डालिएगा, ये आप कह रहे हैं खुद अदालत ने कहा? देखिए, मेरे पास जितना बात करने का इख्तियार है, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट को एतराज नहीं है, हाजिर सर्विस जज हो या रिटायर्ड जज हो, और इस सिलसिले में हुकूमत ने कोई ना कोई कोशिश भी जरूर की होगी। लेकिन मेरी बात अगर आप 1 मिनट सुन लें, आपकी मेहरबानी, आप सुन रहे हैं मुझे। देखें,
इंक्वायरी कमीशन में सर्विंग जज होंगे, रिटायर्ड जज, इसका फैसला पार्लियामेंट के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर करें। हम उनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। आज हमारी ड्यूटियां भी लग गई हैं और हम सियासी जमातों से बशमूल पीटीआई राब्ते भी कर रहे हैं। धरने, घेराव और जलाओ से ये मसला हल नहीं होगा। 126 दिन के धरने के बाद भी हम मिल बैठे थे और तभी इंक्वायरी कमीशन बना था, तो हम धरने से पहले क्यों नहीं बैठ सकते? सो हमारी ओपन ऑफर है, कल चौधरी निसार साहब ने भी कहा है और हमारी पार्टी का ये ऑफिशियल मौकफ है। हम राब्ते भी करेंगे, हम हमारी जिम्मेदारियां लग गई हैं, हमने राब्ते शुरू कर दिए हैं कि आए, बैठे और बताएं TOR क्या होंगे और कोई रिटायर्ड जज कौन होगा जिससे सबका एग्रीमेंट हो, या अगर सर्विंग जज हो तो उसका भी रास्ता बन सकता है। इसमें झगड़े वाली कोई बात नहीं है। और एक बात और, सिर्फ हसन नवाज और हुसैन नवाज नहीं आएंगे, वो सारे 200-250 पाकिस्तानी जिनमें बड़े बड़े मीडिया हाउसेज के मालकान हैं, उनको भी वहां बुलाया जाए और सारे बताएं कि उनकी ऑफशोर कंपनीज का सरमाया किधर से आया, कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हुई, ताकि हकाइक पूरी कौम के सामने सबों के आए। शरीफ खानदान के बारे में भी आप बात कीजिए, लेकिन बाकी कारोबारी हजरात के बारे में भी बात होगी और उन पॉलिटिशियंस के बारे में भी बात होगी जो इमरान खान की बगल में छुपे हुए हैं या दूसरी जमातों में है, पानामा लीक्स का हिस्सा है, वो भी अपना अपना नामा अमाल उठाकर आएंगे। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सबको बुलाएं। और आप जो पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं और ये सारा मामला है और आप कह रहे हैं हाजिर सर्विस जज जो है उस हवाले से भी बात हो सकती है। 250 के 250 लोग आने चाहिए। किसी भी मीडिया हाउस से ताल्लुक रखने वाले लोग भी, चाहे वो ये मीडिया हाउस हो या कोई और मीडिया हाउस हो, उसके हवाले से भी सारे लोगों को बिल्कुल पेश होना चाहिए। मगर मसला यह है कि जो रिटायर्ड 5 जजों ने मना किया, उसके बाद किसी छठे 7वें से भी आपकी तरफ से कॉन्टैक्ट किया गया है? हुकूमत ने कोशिश की है किसी और जज से बात करने की? जी, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और जिनकी जिम्मेदारी है वो मुसलसल अपना काम कर रहे हैं। और जो TOR हम गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जाहिर है मेरा मैंडेट नहीं है मैं उस पर बात करूं, जो हमने सुने हैं, मेरा ख्याल है ये शायद इससे ज्यादा बाइख्तियार इंक्वायरी कमीशन शायद ही पाकिस्तान की तारीख में पहला बनाओ। आए, बैठ के बात तो करें, उनमें इजाफा करवाएं TOR में, जो कटवाने हैं कटवा दें, जो ऐड करने हैं करें, मगर लड़ने का क्या फायदा है? साहब साथ में ये बताइएगा, रफीक साहब के मियां साहब बाहर गए हैं, आज का इजलास हुआ, सदारत कर रहे थे इसाक डार साहब, सीनियर वजीर हैं, ताकतवर वजीर हैं, करीबी वजीर हैं, मगर फिर कयासराइयां जन्म लेती हैं। कयासराइयां ये भी कहती हैं कि वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ उसी अरसे में वापस आ जाएंगे जितने अरसे का बताया गया है, जितनी मुद्दत के लिए गए हैं वो वापस आ जाएंगे? गुजारिश ये है, कोई डिफेक्टो वजीर आजम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब नवाज शरीफ पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम है। वो चंद रोजा अपने इलाज के लिए गए हैं, उनकी उस पोजीशन को बता दिया गया है और नवाज शरीफ साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है वो गवर्नमेंट भी चल रही है और जो सदर जमात है पार्टी भी चल रही है। चूंकि इसाक डार साहब वहां मौजूद थे, हमें वो सबसे सीनियर है, तो उन्होंने प्रिजाइड करना था, यही डेकोरम है, इसके अलावा कोई और बात नहीं है। मतलब वो सीनियर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर मसला ये है कि बहुत दफा हुआ कि इसाक डार साहब और वजीर आजम 7 मुल्क से बाहर चले गए हों और ऐसा सुनने में नहीं आया कि इसाक डार साहब का कोई अहम दौरा हो वाशिंगटन का और वो उन्होंने कैंसिल या मुलतवी किया हो। अभी वजीर आजम जा रहे हों और इसाक डार साहब अपना दौरा खासतौर से मुलतवी करें, तो सवाल तो उठता है कि ऐसी क्या जरूरत पेश आई? मेरे प्यारे भाई, हर चीज को शाकी अलग से नहीं देखना चाहिए। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साद रफीक साहब हमारे साथ थे और हुकूमत ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो शेयर कर रहे थे। पार्लियामेंट के फ्लोर पर क्या मामला होगा, किस तरीके से इस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे, और कुछ बातें उन्होंने ऐसी जुमानी भी की हैं अदलिया के हवाले से भी। हाजिर सर्विस जज का जो मुतालबा है जो लंदन पहुंचकर भी खान साहब ने किया, उस हवाले से भी बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। बहुत सारी दूसरे मामलात हैं, चाहे वो शहरियार खान नियाजी के हवाले से हों, रहमान मलिक साहब ने खत लिखा है उस हवाले से हों, फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मुतालबा किया है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर पाबंदी लगाई जाए, और कादिर पटेल साहब आज रेंजर्स में पेश हुए। तो बहुत सारी आपने खबरें सुनी, हमारे रेंजर्स के जराए बताते हैं कि जो आपने आज सारा दिन खबरें सुनी उसमें से तकरीबन सारी गलत है। क्या मामला है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद पर लगने वाले संगीन इल्जामात की। ये संगीन इल्जामात साबिक बरतानवी सिफारतकार डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन शहरियार खान नियाजी की तरफ से सामने आए और आहिस्ता आहिस्ता इन इल्जामात के जवाब भी सामने आ रहे हैं। कोई इल्जामात की हिमायत कर रहा है और तहकीकात का कोई और मुतालबा कर रहा है। कोई हिमायत करता नजर आता है, कोई तहकीकात का मुतालबा, तो कोई इन इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर रहा है। साबिक नाज़िम कराची और पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने जहां शहरियार खान नियाजी के इल्जामात की तौसीक की, वहीं उन्होंने हुकूमत से
एक्शन लेने का मुतालबा किया। साथ ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट न सिर्फ इन इल्जामात को पुराने इल्जामात का तसलसल करार दे रही है, साथ ही उन्होंने शहरियार खान नियाजी से शवाहिद सामने लाने का मुतालबा कर दिया। अभी तक मुस्तफा कमाल साहब के इल्जामात का इस तरीके से दो टोक जवाब नहीं आया था जिस तरीके से शहरियार खान नियाजी के इल्जामात का आया है। शहरियार खान नियाजी के इल्जामात की जद में आने वाले साबिक वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक भी आज सामने आए। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने बरतानवी हाई कमीशन को खत लिख दिया है। अब मेरे पास दो तरीके थे कि मैं यहाँ कोर्ट में चला जाऊं, वो जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, तो मैंने अपने लीगल एक्सपर्ट के साथ मशवरा करने के बाद ये लेटर जो है आज यूके के हाई कमिश्नर को लिखा है और उनको मैंने दो रिक्वेस्ट की हैं कि मुझे कंफर्म किया जाए त्रिसा मै साहबा से पूछ के और होम डिपार्टमेंट से पूछ के कि क्या उन्होंने कभी मुझे इस सब्जेक्ट पे एलिज्ड कॉन्टेक्ट्स ऑफ एमक्यूएम विद, दोबारा करूंगा, विद रा, अगर कभी उन्होंने ब्रीफ किया है तो उसके मिनट्स आप मीटिंग में जब भेज दें या कोई एक लेटर भेज दें कि क्या वाकई उन्होंने मुझे ब्रीफ किया था। मैंने अपनी ड्यूटी अपनी पार्टी के कहने पे और जो मेरे पास मनसब था इंटीरियर मिनिस्टर का और एक लियन मीडिएटर होने की स्टेज से मैं बात की और उतनी की जितनी हमारी हुकूमत को चलाने की जरूरत थी। ये मैं चैलेंज जो इसका मूवर है इल्जामात का और एक एंकर हैं उनको भी मैं लेके जाऊंगा इंशाल्लाह कोर्ट में यूके में। ये दूसरी दफा है कि रहमान मलिक साहब हमारे शो का हवाला देके इस किस्म की बात कर रहे थे, तो बिल्कुल उनका हक है, अगर वो अदालत जाना चाहते हैं जरूर जाएं। बतौर जर्नलिस्ट हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी दूसरी शख्सियत का जिस पर इल्जाम लग रहा है उनका मौका भी मालूम करें और इसके लिए हम रहमान मलिक साहब से मुसलसल रब्ता करते रहे हैं। पहले एक दो स्टोरीज पर रहमान मलिक साहब ने कहा और उनकी शिकायत रहती थी कि मुझे कॉल के साथ साथ मैसेज भी कर दिया करें। अब उन्हें मैसेज किया गया, जो लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं उन्हें पता है कि जब ब्लू टिक का निशान आ जाए इसका मतलब है मैसेज को रीड कर लिया गया है। ना वो मैसेज जवाब देना मुनासिब समझते हैं, ना प्रोग्राम में आना मुनासिब समझते हैं, ना हमारे सवालात को का सामना करना मुनासिब समझते हैं। फिर अगर अदालत जाना मुनासिब समझते हैं वो बिल्कुल अदालत जा सकते हैं, उनका हक है कि वो अदालत जाएं और जो सवालात उठाना चाहते हैं उठाएं। हमने भी शहरियार खान नियाजी के दावों के बाद बरतानवी हाई कमीशन के सामने सवालात उठाए जिस तरीके से रहमान मलिक साहब उठा रहे हैं, जो हमने कल आपके सामने रखे, अपने प्रोग्राम में सामने रखे। हम उम्मीद करते हैं कि रहमान मलिक साहब को उनके सवालात का जवाब मिलेगा। शहरियार खान नियाजी हमारे ही प्रोग्राम में दावा कर चुके हैं कि वो इन इल्जामात का सामना करने को तैयार हैं। शहरियार खान नियाजी जहां रहमान मलिक पर इल्जामात की बौछार की हमारे प्रोग्राम में, वहीं उन्होंने मुत्तहिदा के कायद पर भी संगीन इल्जामात लगाए और उनसे 7 दिन में माफी मांगने का भी मुतालबा किया, वरना उन्होंने कहा कि वो सबूत सामने लाएंगे, हमारे प्रोग्राम में लाएंगे। अगर हम उन्हें बुलाएंगे तो वो खुद भी सबूतों के साथ आएंगे, वरना सबूत हमें मुहैया करेंगे और हम उन्हें मीडिया पर दिखाएंगे। देखते हैं कि 7 दिन बाद जो इल्जामात, और अभी तक वो इल्जामात ही हैं, जब तक सबूत नहीं आते शहरियार खान नियाजी देते हैं या नहीं देते। मगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने कल रात समा टीवी के प्रोग्राम में प्रोग्राम आवाज के होस्ट शहजाद इकबाल से बात करते हुए ना सिर्फ शहरियार खान नियाजी के इल्जामात को पुराने इल्जामात का तसलसल करार दिया जब उन्हें हमारे प्रोग्राम की बातें दिखाई गई, बल्कि ये भी वाज़ेह किया कि शहरियार खान नियाजी 7 दिन का इंतजार ना करें, शवाहिद हैं तो सामने ले आए। नियाजी को अल्ताफ भाई से बात किए बगैर, मशवरा किए बगैर कह रहा हूं कि 7 दिन का इंतजार ना करें, वो माफी नहीं मांगेंगे, वो कल चले जाएं और आश्कार कर दे जो करना है। देखिए ये सारी बातें शोहरत हासिल करने, नामो नसस्ती, नामो नमूद जो है वो हासिल करने के लिए सब कुछ होता है। ये इसका अपना अलग ही मजा होता है और बहुत सारे लोगों को जो है वो जब वो उनके पास कोई पोजीशन और कोई हैसियत नहीं रहती तो इस तरह की चीजें होती हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना कद ऊंचा किया। आप देख लीजिएगा आगे अजाइम जो सामने आ जाएंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, अच्छा ये कह रहे हैं कि हम जाएं, ये कुछ भी नहीं होगा। हम भी गए तो क्या होगा, ये माफी मांग लेंगे बाद में, जी मेरे पास सबूत नहीं बस, लेकिन मैंने सुना था या मुझे बताया गया, तो वही कह देंगे। लेकिन उनका कद बढ़ेगा, हम कोर्ट में जाएंगे उनको लेकर और वो फिर वहां से बुक लाएंगे, सारे मीडिया की ग्लेयर में होगी। ऐसे तो 2000 शहरियार खान नियाजी है जिन्होंने मुख्तलिफ वक्तों में MQM पर इस तरह का इल्जाम लगाया। अगर मैं आपकी बात और उनकी बात मानने लगूं तो मुझे तो 2000 पटिशनें फाइल करनी होगी भाई। आप सुना क्या कह रहे थे फारूक सत्तार साहब? इससे पहले BBC के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कानूनी चाराजोई वगैरह की बात की थी। क्या BBC का भी कद बहुत बढ़ता अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट
BBC के खिलाफ, उनकी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ, उसमें आने वाले जितने भी मंदरजात थे उनके खिलाफ अदालती कानूनी चाराजोई करती, जो उनकी तरफ से नहीं की गई। दावों के बावजूद शहरयार खान नियाजी के हवाले से भी खबर आई थी और जो पहले दिन रिस्पॉन्स था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, उसमें कानूनी चाराजोई का जिक्र जरूर था। अब फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि हम उनका कद नहीं बढ़ाएंगे कानूनी चाराजोई करके, मगर वो सबूत देना चाहते हैं तो दे दें, और बहरहाल जिम्मेदारी अब शहरयार खान नियाजी की है। उन्होंने कहा था सबूत देंगे तो उनको देने चाहिए। मुत्तहिदा के रहनुमा ने दावा किया कि इल्जाम माजी में भी लगे हैं मगर साबित नहीं हुए। शहरयार खान नियाजी ने दावे तो कर दिए हैं और जैसा कि हम कह रहे हैं संगीन इल्जामात भी लगा दिए हैं, मगर अभी तक ये इल्जामात साबित नहीं हुए, चाहे रहमान मलिक साहब के खिलाफ हो या फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ हो। 48 घंटे गुजर चुके, अब शहरयार खान नियाजी की डेडलाइन में 5 दिन रह गए हैं। उन्होंने कहा था आप मुझसे राब्ते में रहिएगा, हमने उनको मैसेज किया और उनका यही कहना है कि मैं अपने चैलेंज पर कायम हूं और जरूर 5 दिन के डेडलाइन के बाद आपको सबूत मुहैया करूंगा। जिम्मेदारी उनके ऊपर है, इसके बाद सबूत सामने लाना उनकी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ आज ही पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने भी शहरयार खान नियाजी के इल्जामात का जिक्र किया और हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा किया। और किस किस्म के एक्शन लेने का मुतालबा किया, जरा सुनिए। फॉर्मर ब्रिटिश डिप्लोमेट की इंटरव्यूज़ और उनके हवाले से खबरें चल रही हैं और फिर उनका एक भरपूर एक प्रोग्राम भी जो है वो प्राइवेट चैनल पे नशर हुआ सारा, जिस पे उन्होंने कैटेगोरिकली MKM के कायद के ऊपर रॉ के एजेंट होने की बात को रीट्रेट किया है। उन्होंने उसको जो है वो और एंडोर्स किया है। हुकूमत पाकिस्तान मौक़िफ़ ले या तो इस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को जो 20 सालों से जो है वो जिसके सबूत अब हैं, डिप्लोमेट्स बैठ के बात कर रहे हैं जो कि या अगर ये सबूत हैं तो इनको फिर बैन होना चाहिए, इस तरह की पार्टीज़ को बैन होना चाहिए और इनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में सियासत करने की और मासूम लोगों को रॉ का एजेंट बनाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और मासूम लोगों की जानों से खेलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और हुकूमत पाकिस्तान को अपना या तो हमें बता दें कि नहीं सारी बातें, अपना मौक़िफ़ दे देंगे सब कुछ झूठ है, फिर बजाय इनके ऊपर मुकदमा चलाने के हमारे ऊपर मुकदमा चलाएं कि हम ये बातें कर क्यों रहे हैं, फिर हम पर मुकदमा चलाएं। मुस्तफा कमाल और बाब इख्तियार पर जोर दे रहे हैं कि वो तहकीकात करें वरना हम पर मुकदमा चलाएं कि हम ये कर क्यों रहे हैं। इल्जामात साबित हों तो मुत्तहिदा पर पाबंदी लगाएं, साबित ना हुए तो वो खुद खामोश हो जाएंगे। हुकूमत को मामले को संजीदगी से लेना होगा। रहमान मलिक और मुत्तहिदा के कायद के खिलाफ ना सिर्फ शहरयार खान नियाजी इल्जामात लगा रहे हैं बल्कि मुत्तहिदा के बागी रहनुमा मुस्तफा कमाल भी दावे कर रहे हैं। रहमान मलिक जवाब में बरतानवी, उन्होंने कहा कि हमने सिफारत खाने को भी खत लिखा है, हम कोशिश करेंगे कि बरतानवी सिफारत खाने को हम भी लिखें और पूछें कि उन्हें रहमान मलिक साहब का खत पहुंचा या नहीं पहुंचा, और ये भी उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि 2011 से 2013 तक इमरान फारूक के कत्ल के 2-2.5 साल में जब ये खबरें आती रहीं और मामला सामने आते रहे, पैसे पकड़े जाने की खबरें आती रहीं, रॉ कनेक्शन की बातें सामने आती रहीं, तो बतौर वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब ने उस वक्त भी खत लिखे थे और जानने की कोशिश की थी कि भाई ये क्या है और किस किस्म की बातें सामने आ रही हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से। उस वक्त कोई ब्रीफिंग लेने की कोशिश की थी या नहीं की थी। बहरहाल ये इन इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। JIT बन गई है और उम्मीद की जाती है कि तहकीकात भी होती रहेंगी। साथ साथ आज मुस्तफा कमाल साहब ने 3 मार्च को जब से दुबई से आए हैं, एक शख्सियत है जिन पर तनकीद नहीं करते थे, जिनको जवाब नहीं देते थे। हमने भी जब भी प्रोग्राम में सवाल किया तो उन्होंने कहा फारूक भाई ने कहा है जाने दें, अगला सवाल करें। फारूक सत्तार साहब को जवाब नहीं दिया, फारूक सत्तार साहब मुसलसल जवाब देते रहे। आज से पहले तो वो फारूक सत्तार के कायद पर यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब पर संगीन इल्जामात लगाते रहे, मगर फारूक सत्तार के लिए नरम और दिलचस्प अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। मगर आज मुस्तफा कमाल ने फारूक सत्तार के खिलाफ पहली दफा सख्त जबान इस्तेमाल की और कहा कि उनके सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। फारूक सत्तार साहब को सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई थिंक कि उन्होंने हमारे ताल्लुकात का थोड़ा सा जो है वो ये जहन में बैठा लिया कि हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। उन्होंने ये समझ लिया है कि हम तो जो है वो उनके खिलाफ बात कर ही नहीं सकते, हम तो जो है उनके साथ रहे हैं, हमने जो है वो साथ टाइम गुजारा है, तो हम शायद अपनी सारी मेमोरीज़ को जो है ना वो डिलीट करके बैठे हुए हैं। इज़्ज़त करना और करवाना जो है वो इंसान के अपने हाथ में होता है। मैं पहले से कहता चला आ रहा हूँ कि हमें दीवार से ना लगाया जाए और टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। ज़ुबान खुलेगी ना फिर रुकेगी नहीं, और मैं डरता हूँ अपनी ज़ुबान खोलने से कि एक दफ़ा खुल जाती है तो फिर जो है वो बड़ा मसला हो जाता है सारा।
ज़बान खुलेगी तो रुकेगी नहीं। मैं खुद डरता हूँ कि मेरी ज़बान एक दफ़ा खुल जाती है तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। खुल गई तो रुकेगी नहीं। मुस्तफ़ा कमाल के इल्ज़ामात के जवाब में फारूक सत्तार सामने आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से अगर कोई लीडर है जो मुस्तफ़ा कमाल साहब के इल्ज़ामात के बाद बार बार सामने आया है तो वो फारूक सत्तार साहब ही हैं। मुस्तफ़ा कमाल आज से पहले इज़राए मजाक भी कहते रहे। हमने उनसे पूछा अपने प्रोग्राम में कि आपको अंदर की मालूमात कौन देता है। आप कहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का रवैया कारकुनों के साथ बदल गया है। तो इज़राए मजाक को ये ज़रूर कहते रहे कि अंदर की सारी मालूमात फारूक सत्तार ही मुझे देते हैं। मगर पहली दफ़ा उनका लहजा सख्त हुआ, ज़बान में तलखी आई। इससे पहले तक मुस्तफ़ा कमाल और उनके साथ मुत्तहिदा के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार के लिए दिलचस्प अल्फाज ही इस्तेमाल करते रहे। जाने दें, फारूक भाई हैं, हमने जो है वो बड़ा माना है बहुत अरसे तक इनको। जाने दें, इनकी बातों का मैं क्या जवाब दूं, मेरे पास तो ऐसे सब क्या। जाने दें इनको, जाने दें, गुजारें। नहीं देता जवाब फारूक भाई की बातों को। चले, फारूक भाई जो है वो हमारे लिए बड़े अजीज आदमी है। मैं बताऊं आपको, फारूक सत्तार भाई जैसा आदमी जो है ना वो मतलब बहुत कम ही लोग हैं इस तरह के लोग। तो फारूक भाई की बात, फारूक भाई को तो सलाम जो है वो दोनों हाथों से सलाम फारूक भाई को। फारूक भाई मासूम है, मासूम अभी फारूक भाई की दुआएं कबूल हो रही है, इसलिए तो फारूक भाई कुछ कह नहीं रहे यार। फारूक सत्तार साहब के ऊपर 7 खून माफ हैं। जो चाहे वो कहें, जो चाहे वो बोलें। जो उनके साथ जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब ने कर रखा है और जो करते हैं रोजाना सुबह और शाम, उसके बाद मेरा जो है उनको कुछ कहना तो यही बनता है कि वो मासूम है, मजलूम है। और जो है वो सलाम है उनकी अजमत को दोनों हाथों से। मासूम है, मजलूम है, अभी मैं क्या और बोलूं। वो आदमी मासूम है भाई, वो मजलूम आदमी है। मत छेड़ो उस आदमी को। उस आदमी के साथ अल्ताफ हुसैन साहब दिन और रात जो करते हैं, उसके बाद तो उस आदमी से हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत उससे पुरसा बनता है। उस आदमी को जवाब बनता ही नहीं है फारूक सत्तार को। मगर आज मामला बदला। मगर यही सब कुछ नहीं हुआ कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने खुद बोलते बोलते रुके हों, बल्कि जब मुस्तफ़ा कमाल फारूक सत्तार से मुतालिक दिलचस्प इस्तेमाल करते रहे अल्फाज, एक वक्त ऐसा आया कि अनीस एडवोकेट प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार साहब का जिक्र कर रहे थे, कुछ कहने ही लगे थे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उन्हें मजीद बोलने से कैसे रोका। आप खुद सुन भी लीजिए और देख भी लीजिए। मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई थी 19 मई को। मैं लंदन में था। जो पिट रहे थे वो आजकल ट्वीट कर रहे हैं। और एक बेचारे मासूम भाई इधर हैं, उन्हीं के बारे में मैंने सुना कि वो भागते हुए जा रहे हैं छत के ऊपर जान बचाने के लिए। चीखम चिल्लाहट की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने भाई उस पर मैंने रिएक्ट किया। मैंने कहा नहीं, ये गलत है। मुत्तहिदा और पाक से ज़मीन पार्टी में सियासी तनाव बढ़ रहा है, साथ साथ ज़बानों में तलखी भी बढ़ रही है। फारूक सत्तार के लिए मुस्तफ़ा कमाल और उनके साथियों की ज़बान अब तल्ख हो रही है। देखते हैं फारूक सत्तार साहब का रिएक्शन इस पर क्या होगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। कादिर पटेल आज एक लंबी तफ्तीश के लिए रेंजर्स के पास हाजिर हुए। तरह तरह की खबरें आती रहीं कि आमने सामने बिठा दिया गया है उज़ैर बलोच और कादिर पटेल को 90 रोज़ा रिमांड पर ले लिया गया है। असल दास्तान क्या है, इन खबरों में कितनी सदाकत है, आपके सामने रखेंगे मामला एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल आज रेंजर्स के सामने पेश हुए। 7 घंटे से ज्यादा तफ्तीश का सामना करना पड़ा और आपने देखा कि उनसे सवालात क्या हो रहे हैं। उन्हें उज़ैर बलोच के आमने सामने ले जाकर बिठा दिया गया है। बहुत सारी मामले और उन्हें 90 दिन का रिमांड ले लिया जाएगा, वो बाहर नहीं आएंगे। ये सारे के सारे मामला चलते रहे, मगर जो फाइनल इतलात आई और रेंजर्स के जराये से हमारी गुफ्तगू हुई तो वो कहते हैं कि मीडिया पर चलने वाली खबरें सिर्फ कयास आराइयां हैं, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। तहकीकात जरूर हुई, मगर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन और जो शुरू के सवालात हैं वो कादिर पटेल के सामने रखे गए। अभी तक तहकीकात का सिलसिला जारी रहेगा, इस गारंटी के साथ उन्हें कि वो पाकिस्तान में ही रहेंगे और तहकीकात का सामना करेंगे। छोड़ा गया है, उनसे मजीद तहकीकात होगी। जब सवाल उनके सामने रखा गया तो कि उनका 90 दिन का रिमांड क्यों नहीं लिया गया, तो कहा गया कि पहले तहकीकात होगी और मजीद उनसे सवालात किए जाएंगे। अगर इस्टेब्लिश हो गया कि उनकी फर्स्ट डिग्री इन्वॉल्वमेंट क्राइम्स में मौजूद है तो उसके बाद उनका 90 रोजा रिमांड भी लिया जाएगा। अभी इब्तिदाई तहकीकात हैं और कादिर पटेल की तरफ से मुकम्मल ताउन भी किया गया है और यह भी कहा गया है कि मैं तमाम सवालात का जवाब देने के लिए और तमाम तहकीकात में ताउन करने के लिए तैयार हूं। रेंजर जराये की तरफ से हमें यह बताया गया। कादिर पटेल से जो सवालात पूछे गए और जो मामलात हैं हमने अपने जराये के जरिए मालूम करने की कोशिश की। उन सवालात में ये बड़े अहम सवालात हैं कि क्या आपके लियारी गैंग वॉर के मरकजी किरदारों उज़ैर बलोच, बाबा लाडला और गफ्फार जिक्री से ताल्लुकात हैं। इस सवाल का जवाब
कादिर पटेल ने दिया कि उन समेत कई पीपल्स पार्टी रहनुमा उजैर बलोच से मदद लेते रहे हैं या उजैर बलोच से उनका ताल्लुक रहा है। कादिर पटेल से रेंजर्स की जानिब से मजीद सवालात किए गए, खालिद शहनशाह के हवाले से सवाल किए गए, अफराद और सियासी मुखालफिन को किसके हुक्म और किसकी मदद से कत्ल कराया गया, इस हवाले से सवालात किए गए। इसके अलावा उनके जो लियारी गैंग वॉर हैं उनसे क्या ताल्लुकात रहे, गफ्फार जिक्री का जो मामला रहा उससे क्या मामला रहा, जुल्फिकार मिर्जा की क्या इन्वॉल्वमेंट रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी केपीटी की जो सरकारी इराजी के फरोख्त और दीगर कीमती जमीनों की चाइना कटिंग में कौन कौन मुलविस है, इस हवाले से उनसे सवालात किए गए। बहुत सारे सवालात हैं जो कि कादिर पटेल के सामने रखे गए और ये सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, अभी उनसे मजीद सवालात किए जाएंगे। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धरना इंक्वायरी के हवाले से अहम मामलात की, जिसके हवाले से अब खबरें आ रही हैं धरने में क्या हुआ, और ये हम बात कर रहे हैं उस धरने की जो कादरी मुमताज़ कादरी के चहलुम के नाम पर और उसके बाद जो धरना दिया गया 27 मार्च को इस्लामाबाद के रेड जोन में धरने की जो वजूहात हैं उसको जानने के लिए वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने कमेटी बनाई थी और इस कमेटी ने अपने मुशाहिदात और सिफारिशात पेश कर दी हैं। 27 मार्च के धरने ने वफाकी दारुल हुकूमत को 70 से ज़ायद घंटों तक यरगमाल बनाकर रखा। हुकूमत की रिट चैलेंज हुई, हुकूमत की रिट पर सवालात उठे। अब जो रिपोर्ट सामने आई है और हम एक्सक्लूसिवली आपको बता रहे हैं, इस रिपोर्ट में इंक्वायरी कमेटी ने धरने का मलबा पंजाब पुलिस और रावलपिंडी इंतजामिया पर डाल दिया है। इंक्वायरी कमेटी का कहना है कि वजारत दाखिला ने 25 मार्च को पंजाब और सिंध के सेक्रेटरी दाखिला समेत इस्लामाबाद और रावलपिंडी हुकाम को मुतल्ला कर दिया था कि चहलुम की रैलियां रेड जोन में दाखिल होकर हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश कर सकती हैं। आपको याद होगा हमने पहले भी बताया था कि इस हवाले से इंटेलिजेंस इतलात थी। ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो हमें हमारे जराए से मिली है इस बात को कंफर्म करती है और इसके 2 दिन बाद चहलुम की इजाजत देने से गुरेज किया जाना चाहिए था, ये भी ये रिपोर्ट कहती है। रिपोर्ट के मुताबिक मुमताज कादरी के जनाजे में बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी को भी नजरअंदाज किया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस रावलपिंडी इंतजामिया की यकीन दहानियों पर इन्हिसार करती रही, जबकि मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से भी इंटेलिजेंस मालूमात की फराहमी में कमी देखी गई। और वजीर दाखिला के स्पेशल सेक्रेटरी शुएब सिद्दीकी की सरबराही रुकनी कमेटी ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, आईजी इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद और सेक्टर कमांडर पंजाब इस्लामाबाद ब्रिगेडियर अमाद अरशद से मुलाकातें की। हैरत अंगेज बात है कि इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट में पंजाब पुलिस या इंतजामिया अफसर का बयान मौजूद ही नहीं है। और इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे खुसूसी जाहिद किशकोरी से हवाले से पूछते हैं। किशकोरी, बहुत शुक्रिया। इस पूरे मामले में पिंडी इंतजामिया की नुमाइंदगी नजर नहीं आ रही कि उनका मौकफ भी हो, जिम्मेदारी भी उन पंजाब पुलिस पर, उन सब पर डाली गई है, क्या उनका मौकफ लिया गया था? रावलपिंडी पुलिस का जहां तक बात है, इस कमेटी ने कोई भी कांटेक्ट नहीं किया बिकॉज इसका कोई मैंडेट नहीं था। लेकिन एक पुलिस अफसर ने इंटीरियर मिनिस्टर को एक लेटर लिखा है जिसमें इस धरने के हवाले से बताया गया है कि किस तरह से रावलपिंडी की जो पुलिस थी वो तकसीम थी, सीनियर अफसर जो आपस में लाइजन में नहीं थे और इस वजह से ही ये सारा हजूम इस्लामाबाद दाखिल होने में कामयाब हो गया। और दूसरा, पिंडी की जो पुलिस थी वो कोई कांटेक्ट में नहीं थी, ख़ास जो इंटेलिजेंस शेयरिंग थी, जो अंडरस्टैंडिंग थी इस्लामाबाद पुलिस के साथ कि हजूम अब दाखिल हो गया है, आपको किस तरह से इस पर जो जंक्शन है फैज़ाबाद का वहाँ पर रोकना है। ये वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग और तकसीम जो रावलपिंडी पुलिस के अंदर ही है, ये उस खत के जरिए बताई गई है और ये खत इस कमेटी को भी भेजा गया था। मगर ये भी बताएं कि इंक्वायरी कमेटी ने वजारत दाखिला को अपनी तहकीकात से कुछ सिफारिशात भी दी हैं, वो आम सिफारिशात क्या हैं? कमेटी ने अपनी सिफारिशात में ये भी कहा है शाहजेब कि इस्लामाबाद पुलिस को स्पेशल इजाज़त दी जानी चाहिए ताकि वो फोर्स इस्तेमाल कर सके इस तरह के हजूम के ख़िलाफ़, ताकि वो रेड जोन में जो सेंसिटिव बिल्डिंग्स हैं उसके करीब ना आएँ। और सबसे अहम बात जो अपनी सिफारिश में इस कमेटी ने बताई है कि इस्लामाबाद पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन में कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स को लगाना चाहिए, कॉम्पिटेंट अफसर लगा के वो उसके साथ निगोशिएशन कर सके, ना कि पुलिस फोर्स के ज़रिए लोगों को रोका जा सके। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है जो इस कमेटी ने उठाया है कि इस्लामाबाद पुलिस इस धरने को रोकने में किशकोरी हमारे साथ मौजूद थे। तहकीकात भी दिलचस्प, उसके नताइज भी दिलचस्प और जो सिफारिशात हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं कि इस्लामाबाद बारहा धरनों का इसका महवर रहा है। इमरान खान साहब फिर कह रहे हैं कि कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स ही नहीं है जो ये सारा मामला हैंडल कर सकें। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे। छोटू गैंग पंजाब हुकूमत के लिए एक दर्द सर बना हुआ है। राना सनाउल्लाह साहब से पूछेंगे कि 5वां ऑपरेशन है,
फिर पीछे हट जाना है या छोटू गैंग का खात्मा करना है? जिस किस्म की इतलात हैं और जो सोशल मीडिया पर ऑडियो और दूसरी टेप्स घूम रही हैं वो कतई तौर पर हौसला अफजा नहीं है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। राजनपुर में छोटू गैंग पंजाब हुकूमत और शहबाज शरीफ इंतजामिया की रिट को मुसलसल चैलेंज कर रहा है। 100 से ज्यादा डाकुओं का टोला छोटू गैंग 17 दिन से मुकाबला कर रहा है और 5वीं दफा कर रहा है। 5वां ऑपरेशन है। 8 अजला की 1600 पुलिस और रेंजर्स के साथ मिलकर कार्रवाइयां कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी नफरी इस टोले को अब तक पसपा नहीं कर पाई और 5वीं दफा नहीं कर पाई। पुलिस एहलकारों को मगवी बनाया गया है और उनके शहीद हुए हैं पुलिस एहलकार। आईजी पंजाब मुश्ताक सुकैरा ने आज कोर कमांडर मुल्तान से मुलाकात की है। फिजाई ऑपरेशन के लिए फौज से मदद तलब कर ली गई है। जनवरी में हमने पूछा था वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब से कि पुलिस और रेंजर्स मिलकर कोई ऑपरेशन करेंगे, कोई ऐसा काम होगा, तो उन्होंने छोटू गैंग को क्या कहा था, जरा सुनिए। जराइम पेशा लोग, जे छोटू गैंग आपने सुना होगा, इस किस्म के कई छोटे मोटे गैंग जो हैं वो इर्द गिर्द के शहरों में राजनपुर में, रहीम यार खां में, डेरा गाजी खां में वारदातें भी करते हैं, लोगों को अगवा भी करते हैं और दीगर जराइम में भी जो है वो मुलव्वस हैं। ये उन लोगों की जो है ये एरिया जो है ये कच्चे का एरिया जो है ये उनकी अमाजगा बना हुआ है। वहाँ पे जो है वो हमने दोनों सूबों से, बलूचिस्तान से भी और सिंध से बात करके वहाँ पे हम ऑपरेशन करते हैं। वहाँ पे हम चाहते हैं कि जब हम वो ऑपरेशन लॉन्च करें तो वहाँ पे अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ पे रेंजर्स की जो है वो मदद लेनी चाहेंगे। तो इस बात को इस तरह से कहना कि जी वो शायद कोई पंजाब में जो है वो रेंजर्स को जो है वो कोई रोल दिया जा रहा है या रेंजर्स को लाया जा रहा है, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। वो ऑपरेशन करने की हम कैपेसिटी रखते हैं। आप राना सनाउल्लाह साहब क्या करते हैं, छोटा मोटा ये गैंग राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया। ऑपरेशन होना चाहिए, रियासत की रिट भी कायम होनी चाहिए, मगर क्या 5वीं दफा होना चाहिए और फिर पुलिस वालों को शहीद होना चाहिए, अगवा होना चाहिए? पहले भी ये हुआ था, रियासत की रिट हो, छोटा मोटा गैंग जिसको आप कह रहे थे उसने क्या किया है सब ने देखा है। देखिए शाहजेब, मैं आपको इस मरतबा यकीन दिलाता हूँ कि ये इस मरतबा जो ऑपरेशन शुरू हुआ है इसकी पहले जो है वो बड़ी सफिशेंट जो है इसकी ट्रेनिंग हुई है और वसाइल को जो है वो यकजा किया गया है और पुलिस ने, जिसमें एलीट फोर्स के दस्ते भी शामिल हैं, बैकअप पे जो है वो रेंजर्स की सपोर्ट है। इस पूरे इलाके को जो 3 से 5 किलोमीटर वाइड और कोई 15-20 किलोमीटर इसकी जो है वो लंबाई है, इस पूरे को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया है पिछले कोई 8 से 10 दिनों में। और उसके बाद जो है ये एक रात पहले जो है ये 3 तरफ से जो है वो हमारे एलीट के जवान जो हैं वो इस इलाके में उन्होंने एक्सेस की है। 2 तरफ से उन्होंने अपना बेस वहाँ पे जो है वो कायम किया, लेकिन एक तरफ जहाँ पे ये वाक़या पेश आया वहाँ पे वो ट्रैप हुए और जिसमें जो है दोनों तरफ से नुकसान हुआ। और हमारे जो एलीट के जवान जो हैं उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ जब तक को उनके पास असला रहा उन्होंने वहाँ पे जो है वो मुकाबला किया। लेकिन वो इलाका ऐसा है कि वो अपने बैंकर्स में बैठे हैं, वो वहाँ पे छुपे बैठे हैं और दूसरी तरफ जो इधर से लोग लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के लोग जाते हैं उस इलाके की पोजीशन ऐसी है कि ये बिल्कुल एक्सपोज होते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी एक मुश्किल ऑपरेशन है, लेकिन इस मरतबा इसको पूरी डिटर्मिनेशन से किया जा रहा है। रेंजर्स बैकअप सपोर्ट साथ है, उसके बाद आर्मी सपोर्ट भी है। हर कीमत पे छोटू गैंग जो है इसको जो है वो सॉर्ट आउट किया जाएगा और आप अगले जो है वो 24 या 48 घंटों में ये सुनेंगे कि छोटू गैंग जो है वो या तो सॉर्ट आउट हो गया है या उसने जो है वो हथियार जो है वो फेंक। राजा साहब अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं 24 से 48 घंटे में हम ये खबर सुनेंगे, मगर मसला ये है कि एक तो ऑपरेशन पहली दफा नहीं हो रहा, 5वीं दफा हो रहा है। पुलिस वाले शहीद हुए हैं और कुछ यरगमाल बनाए गए हैं। पहली दफा ना हो, ऑपरेशन 5वीं दफा हो, सबको पता है कि इलाका सराउंडेड है, कहां से घुसना चाहिए कहां से नहीं, किसके साथ घुसना चाहिए, एरियल सपोर्ट चाहिए नहीं चाहिए। यह मामला अब इस दफा भी नहीं डिसाइड किया गया था कि पिजारे पुलिस वाले शहीद हो गए सर और इतने सारे यरगमाल बना लिए गए। किस स्ट्रैटेजी के साथ? कोई नहीं स्ट्रैटेजी नहीं थी, कुछ माजी से नहीं सीखा कि इस दफा भी वही हो रहा है जो पहले माजी में होता रहा। नहीं देखें, अब ये उस जगह की ये खास तौर पे नोयत है कि जहाँ पे ये 3 जो पार्टीज गई हैं उनमें से एक पार्टी जो है उस जगह पे जो है वो ट्रैप हुई है। लेकिन इसमें देखें, इसमें जो है वो पूरी इंटेलिजेंस सपोर्ट है थी,
लेकिन इस किस्म के जो ऑपरेशंस होते हैं इनमें नुकसान बाज़ औक़ात जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन आप इस बात को जो है वो इसको यकीन करें कि हमारी एलीट फोर्स जो है ये पूरी तरह से जो है ये वेल ट्रेंड लोग हैं, और आर्मी के लोगों ने जो है वो हमारे जो एलीट स्कूल हैं वहाँ पे आर्मी के ट्रेनर्स हैं। फोर्स का जितना तारीफ की जाए, जो जवान वहां लड़ रहे हैं, जितनी तारीफ की जाए, जाहिर पुलिस पर तनकीद भी बहुत होती है, जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने जाने दिए हैं, वो शहीद हुए हैं, मगर मसला सिर्फ यह है कि आपने 48 घंटे का कहा तो इस दफा आप गारंटी देते हैं। माजी में ये हुआ, भाग के उस तरफ चले गए, कुछ पुलिस वाले इन्होंने यरगमाल बना लिए और फिर बार्गेन करते रहे हुकूमत से कि छोटू गैंग हो और उसमें छोटू हो, इन सारों को सॉर्ट आउट इस तरह करेंगे कि ये अब गैंग बचेगा नहीं और रियासत की मुकम्मल रिट होगी। जी शाहजेब, इस मरतबा जो है ये सबसे जो डिफरेंट बात है वो यही है कि ये पूरा इलाका जो है ये पहले तकरीबन 10 दिन में जो है इसको पूरे को कॉर्डन ऑफ किया गया है, और उसके बाद जो है वो फिर एक्सेस जो है वो करने की जो है वो कोशिश की गई है। अब इसमें जहाँ तक हमारे जो हैं वो अपना उनके पास लोग, जहाँ तक उनका तल्लक है, पूरी तरह से जो है वो अब जो ऑपरेशन है वो इन प्रोग्रेस है। मैं अब वो बात जो है वो ऑन एयर नहीं कर सकता, लेकिन आप ये देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये नुकसान ज़रूर हुआ है। हमें इस बात का अफसोस है, बल्कि हमें फ़ख्र है अपने उन नौजवानों के जिन्होंने जाके वहाँ पे जो है वो अटैक किया है और उसमें अपनी जो है वो कुर्बानी दी है। उनकी कुर्बानी जो है वो रंग लाएगी, और ये जो छोटू गैंग है ये बिल्कुल इसका खात्मा होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया हसन साहब, हमारे साथ मौजूद थे, और बिल्कुल काबिल फ़ख्र हैं वो नौजवान जो लड़े हैं, शहीद हुए, और हम उम्मीद करते हैं कि जो यरगमाल हैं उन्हें भी बाजियाब करा लिया जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अब मेरी मुलाकात आपसे पीर के दिन होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।